नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में, जहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भाइयों सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। विरासत महल में एक भोजन मेज जो से अधिक लोगों को समायोजित कर सकती है, लोगों से भरी हुई है। ये राठौर परिवार द्वारा समय समय पर आयोजित एक पारिवारिक भोज है। भोज में जयान राठौर के पिता जीशान राठौर मुख्य स्थान पर बैठे थे और जीशान राठौर के दो भाई जुबैर राठौर और जफर राठौर उनके दोनों तरफ बैठे थे। इसके बाद वंशज 3 राठौर भाइयों के बच्चे और रिश्तेदार थे। ये कहा जा सकता है कि इस भोज में मौजूद लोग राठौर परिवार के मूल सदस्य हैं। जयान राठौर 3 राठौर भाइयों के सबसे करीब बैठे थे, जो दर्शाता है कि परिवार में उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, और यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि वह राठौर परिवार के तीसरे पीढ़ी के बच्चों का नेता है। मेज पर भोजन बहुत शानदार था, लेकिन किसी ने भी चॉपस्टिक्स नहीं उठाए। जीशान राठौर, जो लंबे समय से राठौर परिवार के मुखिया हैं, ने सबसे पहले गंभीर स्वर में कहा, सबको पता होगा कि आज क्या हुआ। इस पर बात करें, कहने की जरूरत नहीं। ये स्पष्ट है कि ऊपर वाले मेरे राठौर परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। सैन्य शासन इतनी बड़ी समस्या को एक झटके में उठाया गया और पुलिस स्टेशन के प्रमुख को तुरंत दोहरे नियमन में लिया गया। ये स्पष्ट रूप से हमारे राठौर परिवार को निशाना बनाया गया था। जुबैर राठौर ने सीधे कहा, मेरे कुछ सवाल हैं। हमने यश परिवार के साथ शत्रुता क्यों शुरू की? हमने उस अर्जुन दास पर हमला क्यों किया? ये जफर राठौर थे, जिन्होंने बहुत असंतुष्ट स्वर में बात की और सीधे जयान राठौर पर निशाना साधा। जयान राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे चाचा, मैंने यश परिवार के साथ सक्रिय रूप से शत्रुता नहीं शुरू की, और अर्जुन दास और यश परिवार की पहचान अभी तक पुष्ट नहीं हुई है। इसके अलावा अर्जुन दास ने हमारे राठौर परिवार के हितों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है, इसलिए मैंने ये निर्देश दिया। हित? तुम्हारे हितों का उल्लंघन हुआ? जफर राठौर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। दूसरे चाचा, आपका इससे क्या मतलब है? जयान राठौर नाराज दिखे। यहाँ मौजूद सभी लोग समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है, क्या तुम नहीं समझते? जफर राठौर ने सीधे कहा। जफर राठौर के ये कहने के बाद मौजूद सभी लोग धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे। जयान राठौर की राठौर परिवार में विशेष स्थिति के कारण उनसे अक्सर ईर्ष्या की जाती थी। तीसरे भाई, तुम कुछ नहीं कहोगे? जीशान राठौर ने धीरे से कहा। क्या कहना, हम सब एक परिवार हैं और ठोकर खाना सामान्य है। जुबैर राठौर ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का किया। जुबैर राठौर के शब्द सुनकर जीशान राठौर ने सिर हिलाया। हम सब एक परिवार हैं और हमारे व्यक्तिगत हित भी सभी के हित हैं। जयान ने इस बार थोड़ा जल्दबाजी की। लेकिन दूसरे भाई, तुमने हद कर दी। हालांकि जफर राठौर असंतुष्ट थे, जीशान राठौर के जयान राठौर के प्रति पक्षपात के कारण उनके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर कि जफर राठौर चुप थे, जीशान राठौर ने फिर कहा, पिताजी को आज की घटना के बारे में पहले ही पता चल चुका है। उनके आदेश हैं कि यश परिवार 100 पैरों वाला कीड़ा है। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस बार ऊपर की कार्रवाई बहुत तेज थी, लेकिन मुख्य बात यह है कि इसे दबाया गया है और यह मेरे राठौर परिवार की नींव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर कि जफर राठौर के पिता, जो अब राठौर के दीवान खास हैं, ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है, मौजूद सभी लोग इस मामले में जयान राठौर को और परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सके। भोज के बाद सभी लोग चले गए, केवल जयान राठौर और जीशान राठौर रह गए। पिताजी, दूसरे चाचा के मन में बहुत सारी बातें हैं। जयान राठौर ने कहा। उनका मतलब स्पष्ट था। आज रात का भोज केवल सही रूप से साधारण नहीं था। जीशान राठौर न केवल सभी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कुछ लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, या सभी की छोटी छोटी सोच को और स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। जयान राठौर के शब्द सुनकर जीशान राठौर ने हल्के से मुस्कुराया। जयान राठौर को प्यार से देखा और कहा, जयान, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे दूसरे चाचा हैं जो तुम्हें निशाना बना रहे हैं? ये कहने की जरूरत है। जयान राठौर ने होंठ बिचकाए। कुछ चीजों को तुम्हें सतह के पार सार देखना होगा। हालांकि तुम्हारे दूसरे चाचा हमेशा तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन उनके परिवार में कोई पुरुष नहीं है, केवल 4 बेटियां हैं। बताओ, अगर वे तुम्हें निशाना बनाते हैं तो उन्हें क्या फायदा? यह जयान राठौर को नहीं पता था कि क्या कहना है। तुम और तुम्हारे तीसरे चाचा के बीच अच्छे संबंध हैं,
जीशान राठौर ने बेतकल्लुफी से कहा। हाँ, मेरे तीसरे चाचा के साथ मेरी अच्छी बनती है। जयान राठौर ने सिर हिलाया। जयान राठौर के हाव भाव को देखकर जीशान राठौर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे तीसरे चाचा के परिवार में 2 बेटे हैं, क्या तुम्हें कुछ नहीं सूझता? अपने पिता के अस्पष्ट शब्द सुनकर जयान राठौर एक पल के लिए ठिठक गए और फिर जीशान राठौर को सिर हिलाकर कुछ समझ आने के बाद जीशान राठौर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वह जयान राठौर के लिए एक योग्य पिता थे। फिर अर्जुन दास के बारे में बताओ, तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? जीशान राठौर ने फिर से पूछा। पिताजी का क्या मतलब है? जयान राठौर खुद अनिश्चित हो गए थे। पहले की हर चीज के प्रति तिरस्कार की भावना अर्जुन दास से मिलने के बाद गायब हो गई थी और वे काम करने में थोड़ा असमंजस में पड़ गए थे। अगर तुम अब अर्जुन दास के लिए सभी व्यवस्थाएं छोड़ दो तो क्या अर्जुन दास तुम्हें नजरअंदाज कर देगा? जयान राठौर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उसके साथ दुश्मनी मोल ले ली है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, खासकर आज के बाद। बस यही बात है। अब अगर तुम पीछे हटना चाहो तो बहुत देर हो चुकी है। इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अर्जुन दास को हराना होगा और उसे डेक्कन सिटी से बाहर निकालना होगा ताकि तुम निश्चिंत हो सको और राठौर परिवार डेक्कन सिटी में अपनी स्थिति स्थापित कर सके। जीशान राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन क्या अर्जुन दास उस यश परिवार से है? ऐसा करना परिवार के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? जयान राठौर ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। इस बारे में तुम निश्चिंत रह सकते हो। तुम्हारे दादाजी ने आज कुछ और बातें भी बताईं जो मैंने अभी खुलासा नहीं की। हो, क्या बात? जयान राठौर ने उत्सुकता से पूछा। यांजिंग में किसी ने दादाजी से संपर्क किया और हमें डेक्कन सिटी में अर्जुन दास से पूरी ताकत से निपटने के लिए कहा, जीशान राठौर ने कहा। ये कौन है जो इतनी बड़ी बात करता है और हमें आदेश देने की हिम्मत करता है? जयान राठौर ने असंतुष्ट होकर कहा। जयान राठौर के रवैये को देखकर जीशान राठौर ने गंभीरता से कहा, जयान, ये दुनिया बहुत बड़ी है, एक पत्ते से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हमारा राठौर परिवार डेक्कन सिटी में एक शक्तिशाली परिवार माना जा सकता है, लेकिन डेक्कन सिटी के बाहर हम कुछ भी नहीं हैं। खासकर यांजिंग में हमारे जैसे परिवार बहुत सारे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि यांजिंग में 5 मान्यता प्राप्त परिवार हैं, व्यास, पाटिल, बोस, यश और कुरैशी। ये 5 परिवार देश की स्थापना के बाद से बने हुए हैं और हिंदुस्तान की दिशा को नियंत्रित करते हैं। व्यास, पाटिल, बोस, यश, कुरैशी। जयान राठौर ने धीरे से बुदबुदाया, फिर अचानक आंखें खोलकर कहा, तो अर्जुन दास यश परिवार से है, फिर भी हम उससे निपट रहे हैं, क्या ये सही है? मेरी बात सुनो। जीशान राठौर ने जयान राठौर को देखा और कहा, हालांकि ये 5 परिवार हिंदुस्तान की दिशा को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, उन्हें अन्य परिवारों की ताक झांक का सामना करना पड़ता है। नए 5 बड़े परिवारों की ताकत को बहुत ज्यादा माना जाता है। यश परिवार उन दिनों 5 बड़े परिवारों में से एक था और इसे 5 बड़े परिवारों का प्रमुख कहा जा सकता था। हालांकि 20 साल पहले कुछ हुआ जिसके कारण यश परिवार आधा अधूरा सेवानिवृत्त हो गया और अब तक ऐसा ही है। परिवार की ताकत भी तेजी से कम हो गई है और अब कोई अंततः उसे नीचे खींचना चाहता है और खुद सत्ता के केंद्र की स्थिति लेना चाहता है। तो ये लोग हमारे राठौर परिवार को पीछे से समर्थन देंगे? जयान राठौर ने कहा। बेशक, लेकिन इतना ही नहीं। हमारा राठौर परिवार अब तक एक एक कदम बढ़कर यहाँ तक पहुंचा है। हम पूरे परिवार के साथ जुआ नहीं खेलेंगे, जीशान राठौर ने कहा। लेकिन अपने पिता की बात सुनकर जयान राठौर और अधिक उलझन में पड़ गए। अपने बेटे की उलझन भरी आंखों को देखकर जीशान राठौर ने फिर कहा, ये 5 बड़े परिवारों में से एक के साथ जुड़ा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अब समझे? जयान राठौर ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मुझे पता है कि क्या करना है। इच्छा भवन, मूल रूप से तुलसी भवन, पिछले साल बनाया गया एक नया व्यावसायिक भवन है। हालांकि यह सूरज टावर से केवल 56 मंजिल ऊंचा है, लेकिन इसकी स्थिति डेक्कन सिटी के वित्तीय केंद्र में है, जिसका बहुत बड़ा व्यावसायिक मूल्य है। इसीलिए अर्जुन दास ने इसे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया और इसका नाम बदलकर इच्छा भवन कर दिया। यह इच्छा समूह की स्थापना के बाद इसके फिल्म और टेलीविजन मनोरंजन कंपनी को छोड़कर सभी शाखाओं का कार्यालय स्थान है। विक्रम मल्होत्रा के प्रबंधन में इच्छा समूह के पास एक पूर्ण प्रशासनिक प्रबंधन प्रणाली है। मूल रूप से इच्छा समूह एक विलासिता जहाज की तरह था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सब कुछ इतना सुचारू लग रहा था। हालांकि कुछ दिन पहले डेक्कन सिटी नगर निगम ने अचानक इच्छा समूह के लगभग सभी परियोजनाओं को सील कर दिया। हालांकि यह निश्चित नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नज़र में सील का मतलब है कि यह विशाल जहाज डूबने की स्थिति का सामना कर रहा है। ललिता वर्मा इस साल 26 साल की इच्छा समूह के मानव संसाधन विभाग में एक साधारण कर्मचारी है। कई कारणों से कुछ महीनों तक बेरोजगार रहने के बाद वह संयोगवश इच्छा समूह के मानव संसाधन विभाग में शामिल हो गई। ललिता वर्मा इस नौकरी को बहुत महत्व देती है। उद्योग की तुलना में 1.5 गुना अधिक वेतन के अलावा 5 बीमा और 2 फंड और विभिन्न लाभ भी उपलब्ध हैं।
जब ललिता वर्मा ने अपनी वर्तमान नौकरी का वेतन अपने दोस्तों को बताया तो उनके दोस्त ईर्ष्या से मर गए। इसलिए ललिता वर्मा अपने काम में भी बहुत समर्पित है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ललिता वर्मा ने कंपनी में कुछ अजीब महसूस किया। उनके आसपास के सहकर्मियों की छुट्टी मांगने की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई और काम पर जाने का उत्साह स्पष्ट रूप से कम हो गया, यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि वे अनमने थे। सरिता दीदी, मैंने ये रिपोर्ट पूरी कर ली है, कृपया इसे देख लें। ललिता वर्मा ने एक रिपोर्ट उस सरिता मेहरा को सौंपी जो उनसे कुछ साल बड़ी थी। इस समय उसने देखा कि सरिता मेहरा के कंप्यूटर डेस्कटॉप पर ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध भर्ती वेबसाइट थी। ओह, इसे रख दो, मैं बाद में फुर्सत होने पर देखूंगी, सरिता मेहरा ने अनमने ढंग से कहा। ललिता वर्मा ने सिर हिलाया और बेतकल्लुफी से कहा, सरिता दीदी, क्या आप अपने दोस्त के लिए नौकरी देख रही हैं? नहीं, मैं अपने लिए देख रही हूँ। सरिता मेहरा और ललिता वर्मा का रिश्ता अपेक्षाकृत अच्छा है और सरिता मेहरा ने इसे छिपाया नहीं। सरिता मेहरा के शब्द सुनकर ललिता वर्मा चौंक गई और बोली, सरिता दीदी, हमारी कंपनी का व्यवहार इतना अच्छा है, आप नौकरी क्यों बदलना चाहती हैं? क्या ये तुम सचमुच नहीं जानती या जानने का नाटक कर रही हो? सरिता मेहरा ने ललिता वर्मा की अटकलें बीच में ही रोक दीं। सचमुच क्या जानती हूँ लेकिन नहीं जानती। ललिता वर्मा थोड़ी उलझन में थी। ललिता वर्मा की उलझन भरी नज़र को देखकर सरिता मेहरा ने कहा, तुम सचमुच नहीं जानती? क्या सरिता दीदी, मजाक मत करो, ललिता वर्मा ने कहा। सरिता मेहरा ने सिर उठाया, आसपास देखा और धीरे से ललिता वर्मा से कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, इच्छा दिवालिया होने वाली है। ये कैसे संभव है? ललिता वर्मा चौंक गई। तुमने परियोजना विभाग की खबर नहीं सुनी? अब डेक्कन में इच्छा की सभी परियोजनाएं सील कर दी गई हैं और रोजाना का नुकसान लाखों में है। सरिता मेहरा ने अपनी मिली जानकारी बताई। नहीं हो सकता। ये खबर सुनकर ललिता वर्मा एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। हाँ, तुम्हें जल्द से जल्द अपने लिए योजना बनानी चाहिए। अपने कार्यालय लौटी ललिता वर्मा को बेचैनी महसूस होने लगी। इस समय उसने अपने आसपास के सहकर्मियों को देखा और उसे लगा कि सब कुछ समझ में आ गया। पता चला कि वे सभी अपनी अपनी राह की तैयारी कर रहे थे। तभी एक नोटिस आया जिसमें कंपनी के विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को संकल्प कक्षा नंबर 7 में इकट्ठा होने की आवश्यकता थी। संकल्प कक्षा नंबर 7 इच्छा भवन की 7वीं मंजिल पर है और पूरी 7वीं मंजिल पर केवल यही सभा कक्ष है। इसे सभा कक्ष कहना चाहिए, इसे सम्मेलन हॉल कहना चाहिए, क्योंकि यह सभा कक्ष एक साथ हजारों लोगों को समायोजित कर सकता है। इस समय ललिता वर्मा दूसरी बार इस सभा कक्ष में आई थी। पहली बार कंपनी की वार्षिक बैठक यहां आयोजित की गई थी। इस समय वह अपने विभाग के लिए निर्धारित स्थान पर बैठी थी। जब उन्होंने देखा कि विक्रम मल्होत्रा, जो इच्छा समूह के संस्थापक भी हैं, सभा कक्ष में आए तो तुरंत हलचल मच गई। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि वह व्यक्ति विक्रम मल्होत्रा था। इस समय विक्रम मल्होत्रा मंच पर बोलने के लिए गए और नीचे बैठे हजारों कर्मचारियों से बोले, सभी को नमस्ते, मैं विक्रम मल्होत्रा हूँ। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। ये कहते हुए नीचे से जोरदार तालियां बजीं। नीचे कर्मचारियों की उत्साही प्रतिक्रिया देखकर विक्रम मल्होत्रा ने रुककर कहा, मुझे ढीली ढाली बातें पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे पता है कि आप सभी ने विभिन्न माध्यमों से इच्छा समूह के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में सुना होगा। मैं इस मामले को आपसे छिपाना नहीं चाहता। हाँ, डेक्कन में इच्छा समूह की लगभग सभी परियोजनाएं सील कर दी गई हैं और रोजाना का नुकसान भी लाखों में है। विक्रम मल्होत्रा के शब्दों के बाद सभागार में तुरंत हलचल मच गई। इससे पहले इस खबर को जानना केवल एक अफवाह थी, लेकिन विक्रम मल्होत्रा ने जो कहा वह तथ्य बन गया। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि इच्छा भवन ढहने वाला है और ये लोग जल्द ही बेरोजगारी का सामना करेंगे। विक्रम मल्होत्रा ने ये कहने के बाद और कुछ नहीं कहा, बल्कि नीचे बैठे कर्मचारियों को एक बफर समय दिया। लंबे समय बाद नीचे का शोर धीरे धीरे कम हुआ और फिर विक्रम मल्होत्रा ने फिर कहा, शायद एक अन्य दृष्टिकोण से मुझे अभी की अफवाह का खंडन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और फिर आपको एक स्थिर भविष्य का वादा करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई इच्छा का हिस्सा है और हर किसी को जानने का अधिकार है। विक्रम मल्होत्रा ने धीरे किया, पानी का एक घूंट लिया और कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अब एक निर्णय लें कि क्या आप इच्छा के साथ इस कठिनाई से गुजरना चाहते हैं या साहपूर्वक पीछे हटना चाहते हैं। विक्रम मल्होत्रा ने बोलने के बाद रुककर कहा, इतना कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अब छोड़ना चाहता है तो वह तुरंत वित्त विभाग में जाकर 2 गुना वेतन ले सकता है और फिर इच्छा के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो सकता है। जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भविष्य में आपको वह दे सकूं जो आपकी कल्पना से परे है। ठीक है, मैं और नहीं कहूंगा। कृपया अब अपना व्यौर करें, जाना है या रहना है। जो लोग जाना चाहते हैं वे अब तुरंत नीचे सभा कक्ष नंबर 2 में जाकर अपने वेतन का निपटारा कर सकते हैं।
इस समय सभागार में फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगी। लोग जाने या रहने पर चर्चा कर रहे थे। ललिता, तुम जाने वाली हो या रहने वाली हो? सरिता मेहरा ने पूछा। ललिता वर्मा ने अनिश्चितता से सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, आप बताएं सरिता दीदी। अगर मुझे सचमुच 2 गुना वेतन मिलता है तो मैं चली जाऊंगी। इच्छा के पेड़ पर खुद को लटकाने की बजाय मैं 2 गुना वेतन लेकर नई नौकरी ढूंढना पसंद करूंगी। सरिता मेहरा के शब्द अधिकांश लोगों की आवाज बयान करते हैं। जैसे ही सरिता मेहरा ने बोलना खत्म किया, एक कर्मचारी सभा कक्ष से बाहर चला गया। मंच पर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई रोकटोक नहीं की। लोग हमेशा भीड़ का अनुसरण करते हैं और सभी वास्तविकतावादी होते हैं। इस कर्मचारी के व्योर के बाद सभागार में लोग अपने अपने निर्णय लेने लगे और एक के बाद एक चले गए। ललिता, मैं जा रही हूँ, तुम सोच लो, सरिता मेहरा ने बोलने के बाद भीड़ के साथ चली गई। इस समय ललिता वर्मा भी थोड़ा हिल गई थी, लेकिन जिस पल वह हिली उसे विक्रम मल्होत्रा के शब्द याद आए, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भविष्य में आपको वह दे सकूं जो आपकी कल्पना से परे है। कोई बात नहीं, अगर इच्छा बंद भी हो जाती है तो मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। मुझे यहाँ काम करके खुशी मिलती है और यह काफी है। ललिता वर्मा ने चुपके से निर्णय लिया। सभागार से बाहर निकलते हुए कर्मचारियों की भीड़ को देखकर विक्रम मल्होत्रा को कोई दुख नहीं हुआ। उन्हें उन लोगों की जरूरत नहीं थी जो अपने दिल से इच्छा के भविष्य के लिए समर्पित नहीं थे। संकल्प कक्षा नंबर 2 में वित्त टीम को सूचित करें कि वे तुरंत उनके लिए वेतन का सत्यापन और निपटारा करें। इस समय बड़ी संख्या में कर्मचारी संकल्प कक्षा नंबर 2 में उमड़ पड़े और एक वरिष्ठ कार्यकारी ने संकल्प कक्षा नंबर 2 की स्थिति की सूचना दी, जिसके बाद विक्रम मल्होत्रा ने आदेश दिया। संकल्प कक्षा नंबर 1, जिसमें मूल रूप से लगभग 1000 लोग थे, अब केवल 500 से कम लोग बचे थे। इस समय विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सभागार में मौजूद लोगों से कहा, ठीक है, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। क्या आप सचमुच इच्छा के साथ जीने मरने का फैसला कर चुके हैं? बताइए, मैं आपके जवाब जानना चाहता हूँ। नीचे से तीसरी पंक्ति में सफेद कपड़ों वाली छोटी लड़की, बताइए। विक्रम मल्होत्रा द्वारा व्यक्तिगत रूप से नाम लिए जाने पर ललिता वर्मा उत्साहित और घबराई हुई थी। वह खड़ी हुई और सभा कक्ष के कर्मचारियों ने उसे एक माइक सौंपा। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, ललिता वर्मा ने माइक में कहा। ये वाक्य सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े। बस ये बताइए कि आपने रहने का फैसला क्यों किया? विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ललिता वर्मा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, मैंने 3 साल पहले विश्वविद्यालय से स्नातक किया और मैंने बहुत सारी नौकरियां ढूंढी। मुझे पता है कि नौकरी ढूंढना आसान नहीं है और अच्छी नौकरी ढूंढना और भी मुश्किल है। कुछ साल पहले संयोगवश मैं इच्छा में आई। यहाँ का एहसास इसके नाम इच्छा की तरह है। हाँ, मेरी इच्छा ऐसी कंपनी में काम करने की थी। अब कंपनी कठिनाइयों का सामना कर रही है, मैं इसके साथ इसे पार करने को तैयार हूँ क्योंकि यह भी मेरी इच्छा है। ललिता वर्मा ने बोलना खत्म किया, लेकिन वहां बचे कर्मचारियों में जैसे आग लग गई। वे एक साथ चिल्लाए, इच्छा, इच्छा, इच्छा। यहाँ तक कि छठी मंजिल की ओर जा रहे कर्मचारियों ने भी यहाँ की चीखें सुनी। मुझे लगता है कि उन्हें फिर से कोई जादुई शब्द सुनाए गए हैं। वे लोग अभी भी बहुत छोटे हैं। 2 गुना वेतन लेकर धीरे धीरे दूसरी नौकरी ढूंढना सुरक्षित है, एक जाने वाला कर्मचारी ने अपने पास खड़े लोगों से कहा। है ना? पास खड़े व्यक्ति ने सहमति जताई। इस समय संकल्प कक्षा नंबर 1 में विक्रम मल्होत्रा ने फिर से बोला, आप सभी को इच्छा की पुष्टि के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ गुप्त रूप से बताना चाहता हूँ कि इच्छा समूह के पीछे का मालिक हजारों साधारण लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए इसे स्थापित किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बड़े मालिक के पास पैसे की कमी नहीं है। जब विक्रम मल्होत्रा ने पहली बार बड़े मालिक का खुलासा किया तो सभागार में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। विक्रम मल्होत्रा ने आगे कहा, अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह पहले बड़े मालिक द्वारा तय की गई थी, लेकिन मैंने इसे सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया है। जो कर्मचारी चले गए उनके लिए मैं केवल एक बात अफसोस के साथ कह सकता हूं, जो लोग इच्छा के साथ सहमत नहीं हैं उनकी इच्छाएं उनके पास नहीं आएंगी। मैं अब घोषणा करता हूं कि यहाँ मौजूद सभी लोग 1 साल का वेतन पुरस्कार के रूप में प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका मासिक वेतन भी सामान्य रूप से भुगतान किया जाएगा। विक्रम मल्होत्रा ने बोलना खत्म किया, लेकिन सभागार में उनके स्क्रिप्ट के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी शांति छा गई। क्या आप खुश नहीं हैं? विक्रम मल्होत्रा ने संदेह के साथ पूछा। इस समय सामने की पंक्ति में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और पूछा, श्रीमान मल्होत्रा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? इच्छा अब कठिनाइयों का सामना कर रही है। चूंकि हमने छोड़ने का विकल्प नहीं चुना, तो हम इच्छा के साथ जीने मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। इस समय विक्रम मल्होत्रा को अचानक एहसास हुआ कि सभागार में मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि वह उन्हें शांत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा, चूंकि उन्होंने रहने का फैसला किया है तो उन्हें उनके शांत करने के तरीकों की जरूरत नहीं है। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि सभी ने एक बात गलत समझी। मैंने अभी कहा कि डेक्कन में इच्छा की परियोजना सील कर दी गई है और रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि इच्छा दिवालिया होने की कगार पर है। अब इच्छा समूह अच्छा विकास कर रहा है। सिर्फ एक हफ्ते पहले हमने चंद्रपुर सिटी के लातूर जिले में एक पहाड़ी श्रृंखला खरीदने के लिए 1000 अरब खर्च किए, और ये पहाड़ी श्रृंखला एक सुपर उच्च सेलेनियम समृद्ध खदान है और सबसे बाहरी हिस्से में सेलेनियम समृद्ध सामग्री 50 गुना है। और हमने स्थानीय सरकार के साथ पूर्ण पैमाने पर रणनीतिक सहयोग मॉडल पर हस्ताक्षर किए हैं। इच्छा को पूर्ण गति से विकसित होने वाला कहा जा सकता है। श्रीमान मल्होत्रा, क्या आपने जो कहा वह सच है? फिर आपने अभी यह क्यों नहीं कहा? सभागार में किसी ने फिर से पूछा। क्योंकि मैं इच्छा के लिए एक समर्पित रीढ़ की हड्डी तैयार करना चाहता था, जो कि यहाँ मौजूद सभी लोग हैं। ठीक है, अब और बकवास नहीं। क्या आप इस साल का वेतन पुरस्कार चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं चाहते तो मैं पछताऊंगा। विक्रम मल्होत्रा ने कहा। हाँ, सभागार में सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में कहा। ठीक है, तो सभी को उत्साहित होना होगा। अगले 2 महीनों में एक कठिन लड़ाई लड़नी होगी। इस समय संकल्प कक्षा नंबर 2 में भीड़ थी और कई वित्त कर्मचारी बहुत व्यस्त थे। कंपनी बंद होने वाली है और फिर भी यह ढेर सारा पैसा खर्च कर रही है। 2 गुना वेतन सचमुच चेहरे की खातिर बेताब है। इस समय एक कर्मचारी ने वित्त विभाग से 2 गुना वेतन लेने की प्रतीक्षा करते हुए तंज कसा। विशाल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कंपनी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, हालांकि इसके पास कोई उपाय नहीं है, फिर भी यह हमें 2 गुना वेतन दे रही है। तुम इतने नाशुक्रे नहीं हो सकते। पास खड़े व्यक्ति ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। हाँ, तुम्हें मुंह खोलने की हिम्मत है। क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ पैसे लेने नहीं आए हो और अपने लिए एक स्मारक बनाना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी तरह कौन अच्छे बुरे का फर्क नहीं जानता? इस समय एक तरफ वित्त कर्मचारी ने कहा, तुम क्यों झगड़ रहे हो? क्या तुम्हें वेतन नहीं चाहिए? कंपनी बंद होने वाली है, फिर भी इतना रौब। विशाल ने फिर से गुस्से में कहा, तुम कुत्ते हो जो हर किसी को काटते हो। वित्त कर्मचारी भी गुस्सा हो गया। एक बार और कहो। विशाल ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और वित्त कर्मचारी को धमकाया। क्या तुम अभी भी कुछ करना चाहते हो? तभी एक तरफ से सुरक्षा कर्मियों का एक समूह आया और उनके अगुआ ने कहा। ये व्यक्ति लव शर्मा था, जो सुरक्षा कंपनी के 4 निदेशकों में से एक था। इच्छा समूह का सुरक्षा कार्य उनके जिम्मे था। यह मत सोचो कि तुम ज्यादा लोग हो तो मैं डर जाऊंगा। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। विशाल थोड़ा डर गया और फिर वित्त कर्मचारी की ओर मुड़कर बोला, जल्दी करो, वेतन का निपटारा इतना धीमा क्यों है? लीला, बस उन्हें इस महीने के 6 दिनों का वेतन दे दो। लेकिन पास खड़े लव शर्मा ने कहा। वित्त की लीला मेनन ने लव शर्मा की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर विशाल को 920 रुपये सौंपे। विशाल ने सौंपे गए 920 रुपये को देखा और गुस्से में आग बबूला हो गया। यह अभी भी धमकाना है। बाकी सबको 2 गुना वेतन मिल रहा है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह एक सुरक्षा गार्ड है और कहता है कि मेरे वेतन में कटौती करेगा तो करेगा। इस समय वित्त की लीला ने रुककर कहा, उनके पास वाकई यह अधिकार है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम श्रीमान मल्होत्रा के पास जा सकते हो। इसके अलावा तुमने इस महीने पिछले 6 दिनों में 3 दिन की छुट्टी ली है। 1 दिन की छुट्टी। अगर तुम 2 दिन के काम के लिए 920 रुपये पा सकते हो तो तुम्हें मजा लेना चाहिए। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मुझे 2 महीने का वेतन देना होगा, वरना मैं तुम्हें कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का खुलासा करूंगा। कंपनी अब इतनी मुश्किल स्थिति में है कि वह बंद होने वाली है। तुम इसे और बदतर नहीं करना चाहोगे? विशाल ने बदनामी की धमकी दी। किसने कहा कि इच्छा बंद होने वाली है? लव शर्मा ने कहा। किसने कहा? यहाँ खड़े अन्य लोगों से पूछो, कौन नहीं जानता? विशाल ने तंज कसा। लव शर्मा ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को देखा और कहा, तुम सब अब खुश हो रहे होगे, ये कहते हुए कि तुम तुरंत ये 2 गुना वेतन ले सकते हो, इस इच्छा के भंवर से बाहर निकल सकते हो और नई नौकरी ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम सब मूर्ख हो, और तुम मूर्ख क्यों हो ये तुम्हें अभी पता चलेगा। अरे, तुम लोगों को कैसे गाली दे सकते हो? हाँ, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। इस समय आसपास की भीड़ से ऐसी खबर आई, जो कर्मचारी अभी नहीं गए उन्हें सीधे 1 साल का वेतन पुरस्कार के रूप में दिया गया, और इच्छा समूह ने अन्य जगहों पर एक सेलेनियम समृद्ध भूमि में सैकड़ों अरब का निवेश किया और औद्योगिक मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कम भक्त विशाल, मैं कितना मूर्ख हूँ, तुमने मुझे खींच लिया। मैं तुमसे लड़ूंगा। हे भगवान, मैंने अभी क्या किया? मुझे ये 2 गुना वेतन नहीं चाहिए। मैं रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी रहना चाहता हूँ। क्या तुमने कहा कि इच्छा ने अपने कर्मचारियों को एक बार में 1 साल का वेतन पुरस्कार के रूप में दिया? जयान राठौर को अपने सुने हुए पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ,
और उन्होंने चंद्रपुर सिटी के लातूर जिले में एक सेलेनियम समृद्ध भूमि में अपने स्वास्थ्य पर्यटन योजना की भी घोषणा की। विवेक श्रीवास्तव ने जयान राठौर को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। मुझे विश्वास नहीं कि वह इतना पैसा जला रहा है, देखते हैं कौन ज्यादा टिक सकता है। जयान राठौर ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम्हारी अगली योजना क्या है? विवेक श्रीवास्तव ने भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य से कहा, अब कोई अच्छी योजना नहीं है। व्यावसायिक रूप से हमने डेक्कन में उनकी सभी परियोजनाओं को सील कर दिया है। अब धैर्य रखने का समय है, देखते हैं कौन पहले टिक नहीं पाता। अगली बार हम जो कर सकते हैं वह यह है कि आप युवा मालिक आगे आएं और अपने प्रभाव का उपयोग करके उनकी मनोरंजन कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दें। विवेक श्रीवास्तव की बात सुनकर जयान राठौर ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, फिर मैं उनके साथ मनोरंजन में मजा लूंगा। विवेक श्रीवास्तव ने सिर हिलाया और पीछे हटने वाला था जब जयान राठौर ने फिर कहा, मेरे तीसरे चाचा की गतिविधियों पर ध्यान दो और अगर कोई स्थिति हो तो मुझे तुरंत बताओ। समझ गया। लेकिन इस समय अर्जुन दास बेशर्मी से सिया कपूर के घर में डटा रहा, चाहे सिया कपूर ने उसे भगाने की कितनी भी कोशिश की। यह मॉल की घटना के बाद दूसरा दिन था। विश्वनाथ रेड्डी, नगर समिति के सचिव, ने भीड़ को मॉल में ले जाने के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन के प्रमुख विजय भट्ट को दोहरे नियमन में लिया। इस घटना के बारे में विश्वनाथ रेड्डी ने कहा कि वह निश्चित रूप से अंत तक जांच करेंगे। अर्जुन दास ने इसे अच्छा देखकर स्वीकार कर लिया और कोई अत्यधिक शर्तें नहीं रखीं। इसके बाद अर्जुन दास के बड़े भाई युवांश शर्मा ने फिर से अर्जुन दास को फोन किया और चाहते थे कि अर्जुन दास यांजिंग लौट आए, लेकिन अर्जुन दास ने हिचकिचाहट दिखाई। उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया और युवांश शर्मा ने भी अर्जुन दास को मजबूर नहीं किया, बल्कि उसे फिर से सोचने के लिए कहा। अंत में अर्जुन दास को यशिका शर्मा का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा, उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार न करने के लिए और सही समय पर एक भाई की शिक्षा पद्धति का उपयोग करने के लिए कहा। नतीजतन युवांश शर्मा के शब्द यशिका शर्मा ने सुन लिए और यशिका शर्मा इतनी नाराज हुई कि उसने फोन उठाकर काट दिया। आज आखिरकार समय निकालकर वह कार से सिया कपूर के घर आया। जब यह नर्म और कठोर झाग आखिरकार सिया कपूर को फिर से बिस्तर पर धकेलने में कामयाब रहा, तब अर्जुन दास का फोन फिर से बजा। कमबख्त, ये वाकई मेरा भाई है। अर्जुन दास ने फोन उठाया और एक नजर डाली, फिर बुदबुदाया। हालांकि वह बहुत नाराज था, फिर भी उसने फोन कनेक्ट किया। हाय भाई, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ से युवांश शर्मा की आवाज आई, क्या तुमने फरहान कुरैशी को हिरासत में लिया है? किसने कहा? मैं ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं करता। अर्जुन दास ने कहा। यह मत कहो कि किसने कहा, बस ईमानदारी से जवाब दो, हाँ या ना। युवांश शर्मा ने बड़े भाई का रौब दिखाया। अर्जुन दास ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और कहा, हाँ शायद नहीं। कैसे? ये लड़का मेरी औरत यानी तुम्हारी छोटी भाभी को छुआ था, उसे मैंने दूसरों को सौंप दिया। मुझे अब नहीं पता कि उसका क्या हुआ। अर्जुन दास ने कहा। फोन के दूसरी तरफ एक पल के लिए रुका और कहा, तुम पहले नीचे फरहान कुरैशी की जिंदगी और मौत की पुष्टि करो। अगर वह अभी भी है तो उसे छोड़ दो। उनके परिवार का यश परिवार से गहरा रिश्ता है। अगर वह वाकई चला गया है तो अगली चीज मुझे सौंप दो। युवांश शर्मा की बात सुनकर अर्जुन दास केवल सहमति में सिर हिलाने के लिए मजबूर हुआ। इसके बाद अर्जुन दास ने लक्ष्य शेट्टी को फोन किया। हेलो भाई दास, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ से लक्ष्य शेट्टी की आवाज आई। शेट्टी, वो फरहान कुरैशी अभी भी वहां है? हाँ मेरे पास है। लक्ष्य शेट्टी के जवाब को सुनकर अर्जुन दास भी बहुत उत्सुक हुआ। बात यह है, फरहान कुरैशी का बैकग्राउंड काफी खास है। मुझे डर था कि भाई दास बहुत सारे दुश्मन बना लेंगे, इसलिए मैंने उसे सिर्फ हिरासत में रखा। लक्ष्य शेट्टी ने समझाया। ठीक है, मैं समझ गया। उसके सिर हिलाने से पहले उसके मन में लक्ष्य शेट्टी के प्रति उसकी भावनाएं बहुत बढ़ गईं। सिया, फिर से शुरू करें। फोन खत्म करने के बाद अर्जुन दास ने सिया कपूर से बेशर्मी से कहा। मर जाओ। सिया कपूर ने एक तकिया फेंक दिया। बेचारा अर्जुन दास फिर से सिया कपूर से वापस आ गया। ऐसा नहीं है कि दुश्मन बहुत मजबूत था, बल्कि भाई बहन समय चुनने में बहुत अच्छे थे। एक परित्यक्त गोदाम में लक्ष्य शेट्टी के साथ अर्जुन दास एक अंधेरे कमरे में आया। इस अंधेरे कमरे में एक आकृति थी। जब उसने बाहर कदमों की आवाज सुनी तो वह आकृति तुरंत खिड़की की ओर झुकी और चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो, मैं गलत था, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी डेक्कन सिटी में कदम नहीं रखूंगा। ये सब उस भैरवनाथ का विचार था, मुझे धोखा दिया गया। तुम क्या चिल्ला रहे हो? अगर फिर से चिल्लाए तो तुम्हें डेक्कन सागर में शार्क को खाने के लिए फेंक देंगे। लेकिन गेट पर खड़े गार्ड ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, उसे डराओ मत, उसे बाहर ले आओ। अर्जुन दास ने बोला। थोड़ी देर बाद फरहान कुरैशी को अर्जुन दास के पास लाया गया। लेकिन इस समय का फरहान कुरैशी अब पहले वाला दबंग स्वभाव खो चुका था और उसकी आंखों में डर का भाव था। दाढ़ी बिना मुंडी थी और बाल और भी बदबूदार थे। वह बहुत ही शर्मनाक लग रहा था।
अर्जुन दास ने लक्ष्य शेट्टी को देखा और लक्ष्य शेट्टी ने शर्मिंदगी में अपनी नाक छुई। तुम्हारे परिवार का यांजिंग के यश परिवार से क्या रिश्ता है? अर्जुन दास ने पूछा। यश परिवार? मेरी मौसी यश परिवार से है और उनके पति यश परिवार के दूसरे मालिक हैं। अर्जुन दास, तुम्हारा उपनाम भी यश है? तुम भी यश परिवार से हो? हाँ, हम सब अपने लोग हैं, अपने लोग। फरहान कुरैशी ने जैसे कोई जीवन रक्षक रस्सी पकड़ ली हो। तुम कौन हो जो मेरा परिवार है? मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं हूँ और यश परिवार है। अर्जुन दास ने गुस्से में कहा। हाँ, तुम्हारा यश परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फरहान कुरैशी ने सिर झुकाकर कहा। फरहान कुरैशी के कायरतापूर्ण व्यवहार को देखकर अर्जुन दास का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने पूछा, क्या तुमने इस बार सबक सीख लिया? सीख लिया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर क्या नहीं करोगे? मैं फिर से अभिमानी नहीं होऊंगा और लोगों को तंग नहीं करूंगा। फरहान कुरैशी ने प्राथमिक स्कूल के छात्र की तरह व्यवहार किया। क्या तुम अपने परिवार में इकलौते पुरुष हो? अर्जुन दास ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं इकलौता बच्चा हूँ, फरहान कुरैशी ने ईमानदारी से कहा। फरहान कुरैशी के शब्द सुनकर अर्जुन दास समझ गया कि यह एक और विशिष्ट बिगड़ा हुआ बच्चा है। मेरे शब्द याद रखो, लोगों से लोग बेहतर हैं और आसमान से परे आसमान है। हमेशा अपने परिवार की ताकत पर अभिमानी होकर दबंगई मत करो। अगर तुम अपने परिवार को छोड़ दो तो तुम कुछ भी नहीं हो। वापस जाकर सोचो, अगर तुम्हें स्वीकार नहीं है तो तुम वापस जाकर अपने परिवार के संसाधनों का उपयोग करके बदला ले सकते हो। नहीं, इन दिनों मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। मैं पहले बहुत मूर्ख था, फरहान कुरैशी ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से शर्मनाक काम करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उतारकर समुद्र में फेंक दूंगा। अर्जुन दास ने बोलना खत्म किया, लक्ष्य शेट्टी को क्या करना है बताया और फिर चला गया। उसी रात लक्ष्य शेट्टी ने फरहान कुरैशी को उसके घर वापस भेजने की व्यवस्था की। अर्जुन दास ने मूल रूप से सोचा था कि फरहान कुरैशी घर लौटने पर अपना असली रंग दिखाएगा और फिर से वह दबंग बन जाएगा जो परिवार की ताकत पर अत्याचार करता था। लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपने बड़े भाई युवांश शर्मा का फिर से फोन आया। तुमने क्या जादू किया? फरहान कुरैशी के वापस आने पर उसमें बड़ा बदलाव आ गया। क्या बदलाव? अच्छा हुआ या बुरा? अर्जुन दास ने कहा। मुझे लगता है तुम्हें भी पता है। ये लड़का तुम्हारा चचेरा भाई है। क्योंकि वह कुरैशी परिवार का इकलौता बच्चा है, उसे बहुत लाड़ प्यार किया गया था। लेकिन इस बार वह वापस आया तो उसमें बहुत बदलाव आया और वह लोगों और चीज़ों के साथ बहुत शांत हो गया। वह पहले जैसा बेकार नहीं रहा। उसके परिवार ने उससे पूछा कि डेक्कन सिटी में क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उत्सुकता से तुमसे पूछा, युवांश शर्मा ने कहा। मुझसे पूछो। कुछ भी नहीं। मैंने इस लड़के को कुछ दिन काले कमरे में रखा। उसे लगभग डेक्कन सागर में शार्क को खाने के लिए फेंक दिया गया था। अर्जुन दास ने बेतकल्लुफी से कहा। यह भी ठीक है, एक बिगड़े हुए बच्चे को ठीक करना पड़ता है। हाल ही में मनोरंजन उद्योग की खबरें लगभग आसमान छू रही हैं और लगातार नई खुलासे हो रहे हैं। गपशप में रुचि रखने वाली जनता बड़े चाव से मनोरंजन उद्योग की उथल पुथल को देख रही है। लेकिन केवल सतर्क लोग ही यह महसूस करते हैं कि हाल ही में सामने आई सभी खबरों में एक ही शब्द बार बार आता है और वह है इच्छा। जब से इच्छा मनोरंजन की स्थापना हुई, इसे मनोरंजन उद्योग में सबसे अजीब कंपनी माना जाता रहा है। इसकी स्थापना के बाद से कोई भी रचना बाहर नहीं आई और इसके कलाकारों को बड़े माफिया द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वे कलाकार अभी भी इच्छा से अलग नहीं हुए हैं। तर्कसंगत रूप से इस समय मशहूर कलाकारों को बाहर आकर इच्छा कंपनी की बदनामी करनी चाहिए थी और फिर मौके का फायदा उठाकर अनुबंध समाप्त करके किसी अन्य कंपनी में शामिल हो जाना चाहिए था। केवल यही कलाकारों के हित में होता। हालांकि अब तक कोई भी कलाकार बाहर नहीं आया। और भी अजीब बात यह है कि इच्छा मनोरंजन की अपनी प्रचार दर ने इसके बैनर तले सभी मशहूर हस्तियों और कलाकारों को पीछे छोड़ दिया और यह सबसे बड़ा नाम बन गया। इसने सकल में सभी प्रकार के सेलिब्रिटी गपशप पत्रकारों का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए उन्होंने हर जगह इच्छा कंपनी की खबरों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार एक पत्रिका ने कुछ ताकत का उपयोग करके इच्छा कंपनी के तहत एक लोकप्रिय पुरुष फिल्म स्टार चिराग बोस का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में चिराग बोस ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इच्छा कंपनी में बहुत सहज महसूस करता है। सभी लोग हैरान थे और पूछा, जब से आप इच्छा में शामिल हुए हैं आप लगभग अर्धनिष्क्रिय अवस्था में हैं। अब तक कोई काम सामने नहीं आया और अब इच्छा को माफिया द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? चिराग बोस को पहले से ही पता था कि पत्रकार यह सवाल पूछेगा और उसने शांति से कहा, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं अर्धनिष्क्रिय अवस्था में नहीं हूं, बल्कि कंपनी द्वारा पूरी तरह से निवेशित 2 फिल्म और टेलीविजन ड्रामों की शूटिंग कर चुका हूं।
इन्हें रेडियो और टेलीविजन को समीक्षा के लिए भेजा गया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही यह आपसे मिलेंगे। जहां तक माफिया द्वारा प्रतिबंध की बात है, जब तक कंपनी मुझे नहीं छोड़ती, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सकल के बड़े व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्रतिबंध आदेश है। क्या आपको वाकई बिल्कुल डर नहीं लगता? पत्रकार हैरान था। मैं इसे इस तरह से विश्लेषण करता हूँ। ये तथाकथित प्रतिबंध आदेश हमें नौकरियां और पैसे कमाने से रोकने के लिए है, ताकि हम कंपनी के साथ झगड़ा करें और फिर एक के बाद एक कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त करें, जिससे कंपनी चल न सके। इसलिए ये सब पैसे के इर्द गिर्द है। लेकिन इसे कैसे कहूँ? मैं आज अपने अनुबंध की एक प्रति लाया हूँ, जिसे कंपनी ने भी मंजूरी दी है। इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे। चिराग बोस ने पहले से तैयार अनुबंध की एक प्रति निकाली। अनुबंध को जिज्ञासापूर्वक देखने के बाद सभी पत्रकारों ने एक साथ सांस ली। अगले दिन एक विदेशी कंपनी ने सबसे तानाशाह और दबंग अनुबंध नामक एक लेख प्रकाशित किया। लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया कि इच्छा समूह के अनुबंध में एक ऐसी शर्त है जो उद्योग की कोई भी मनोरंजन कंपनी हिम्मत नहीं करती साइन करने की, और वह है निश्चित वार्षिक वेतन। और यह वार्षिक वेतन 5,000 मिलियन तक है। इसके अलावा इसके कलाकारों से मिली खबर के अनुसार 5,000 मिलियन तीसरे स्तर का अनुबंध है। इसके अलावा 3,000 मिलियन और 100 मिलियन के वार्षिक वेतन वाले अनुबंध भी हैं, और सबसे कम अनुबंध भी 50 मिलियन का है। इस खबर के सामने आते ही इच्छा फिर से चर्चा में आ गया, और कई गैर इच्छा हस्तियों ने बताया कि ऐसा कोई अनुबंध मौजूद ही नहीं है, और इच्छा इस फर्जी अनुबंध का उपयोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कर रहा है। इंटरनेट पर पक्ष लेना स्पष्ट था। लगभग सभी हस्तियों ने इच्छा के खिलाफ खड़े होकर इसकी निंदा करने वाली टिप्पणियां की। इंटरनेट पर सभी हमलों के लिए इच्छा ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही वह चीज़ थी जिसने इन सेलिब्रिटी कलाकारों की प्रतिष्ठा को विभिन्न ऑनलाइन चैनलों पर बर्बाद कर दिया। इस समय सिया कपूर ने गुस्से में टैबलेट को एक तरफ फेंक दिया और अर्जुन दास से नखरे करते हुए कहा, तुम कोई रास्ता भी नहीं सोचते। उन्होंने इच्छा को बदनाम कर दिया है। सिया कपूर की नखरेबाजी को देखकर अर्जुन दास ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, क्यों इतने सारे लोगों को इच्छा को बदनाम करते देख मालकिन के रूप में तुम शांत नहीं रह पा रही हो? तुम्हें अभी भी मजाक करने का मन है? आज रात मुझे मत छूना। सिया कपूर ने गुस्से में कहा। वास्तव में अर्जुन दास के कई दिनों तक पीछे पड़ने के बाद वह सिया कपूर को जीतने में सफल हो गया था। दोनों के बीच वह सब कुछ हो चुका था जो हो सकता था और नहीं हो सकता था। ठीक है, मेरी प्यारी ने बोल दिया, मैं अभी करता हूँ। अर्जुन दास ने मौका देखकर फिर से सिया कपूर का फायदा उठाया। कौन है तुम्हारी पत्नी? सिया कपूर ने एक और तकिया अर्जुन दास की ओर उछाला। आउच, अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है। इच्छा मनोरंजन, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार एक अपडेट पोस्ट किया। लोगों ने उत्सुकता से इसे देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि इच्छा समूह ने न केवल डेक्कन प्रसारण ब्यूरो को अदालत में घसीटा। मनोरंजन उद्योग में अभी तक कोई भी डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाया था, और यहां तक कि डेक्कन प्रसारण ब्यूरो को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कंपनी उन्हें अदालत में ले जाने की हिम्मत कर सकती है। पहले इच्छा को बदनाम करने वाले मीडिया और हस्तियों का एक समूह फिर से बाहर आया और इच्छा की हर तरह की बुराई की निंदा की। लेकिन फिर इच्छा ने दूसरा अपडेट पोस्ट किया। इस बार कुल 136 लोग, जिनमें पहले इच्छा को बदनाम करने वाले मीडिया और हस्तियां शामिल थे, को सीधे मुकदमा ठोका गया। इससे उन लोगों को, जो अब तक तमाशा देख रहे थे, चैन नहीं रहा, और उन्होंने मजाक में कहा कि इच्छा ने मनोरंजन सर्कल में उन सभी को नाराज कर दिया जिन्हें नाराज किया जा सकता था और जिन्हें नहीं किया जा सकता था। सोचा गया कि इच्छा का यह एक और दिखावा है, लेकिन अगले दिन सभी 136 लोगों को बड़े बड़े अदालती समन मिले, और इच्छा ने प्रत्येक प्रतिवादी के लिए एक संबंधित वकील की व्यवस्था की। इस घटना को मजाक में कानूनी दुनिया का आधा हिस्सा समेटने वाला कहा गया। लेकिन इस तरह इंटरनेट पर पहले की सभी इच्छा विरोधी टिप्पणियां एक साथ बंद हो गईं। कुछ ने तो माफी का बयान भी जारी किया। संक्षेप में, ऑनलाइन अब कोई इच्छा को बदनाम नहीं कर रहा था। सूरज टावर के दीवान एक खास में अर्जुन दास और अर्जुन गुप्ता ने दिल खोलकर भोजन किया। भोजन के बाद अर्जुन गुप्ता ने कहा, हुंजी, तुमने एक झटके में सकल के एक समूह को चुप करा दिया। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। मोटा, मुझे तारीफ मत कर, मैं इसे अस्थायी रूप से संभाल रहा हूँ। मुझे इसमें मत घसीटो। अर्जुन दास ने बिना किसी हिचक अर्जुन गुप्ता की मंशा को उजागर कर दिया। अर्जुन गुप्ता ने हंसी के साथ कहा, इस प्रसारण ब्यूरो के विज्ञापन के बाद वाकई सब ठीक हो गया। क्या मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया? ये प्रसारण ब्यूरो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हमारी इच्छा पर ध्यान दें, ताकि कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई छायादार चीजें उजागर हो सकें। अर्जुन दास ने विश्लेषण किया। तो ठीक कैसे होगा? सबसे पहले हमें दर्जन भर कॉल करने की जरूरत है और हम मुकदमा वापस ले रहे हैं। फिर हम फिल्म का स्रोत भेजेंगे और अगर कॉल वापस आए तो हम फिर से मुकदमा करेंगे। अर्जुन गुप्ता ने अर्जुन दास को अंगूठा दिखाया।
यहाँ अर्जुन दास और अर्जुन गुप्ता ने शानदार भोजन किया, लेकिन इस समय डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के एक मीटिंग रूम में एक गंभीर बैठक चल रही थी। कविता गुप्ता, एक 40 साल की मध्यम आयु वर्ग की महिला, डेक्कन प्रसारण ब्यूरो की नई निदेशक थीं। इस समय वह कॉन्फ्रेंस रूम के मुख्य स्थान पर बैठी थीं और दोनों तरफ रेडियो और टेलीविजन के विभिन्न विभागों के नेता थे। बोलो, कविता गुप्ता ने पहले बोला। इस बैठक का विषय था इच्छा द्वारा रेडियो और टेलीविजन को मुकदमा करने की बात। क्या बोलना है, बस उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दो, एक नेता ने दबंग तरीके से कहा। अरे, सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल दो, हमारा रेडियो और टेलीविजन क्या बन गया है? कविता गुप्ता ने मेज पर थपथपाते हुए गुस्से में कहा। पुराना जितेंद्र, तुम्हारी सोच गलत है। हमारा डेक्कन प्रसारण ब्यूरो हमेशा सिद्धांतों का पालन करता है। इस बार प्रतिवादी ने जरूर कुछ गलत किया होगा। तुम इतने मनमाने ढंग से कैसे हो सकते हो? ये जैद कुरैशी, उपनिदेशक, ने कहा। हालांकि वह कह रहा था कि नेता गलत है, लेकिन वास्तव में वह मौके पर तनावपूर्ण गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था और जितेंद्र रॉय को एक रास्ता दे रहा था। हाँ, मेरी सोच बहुत कम है। जितेंद्र रॉय ने मौके का फायदा उठाकर रास्ता लिया। इस तरह कविता गुप्ता भी इस मामले को और पकड़ नहीं सकी। इस समय उन्होंने जैद कुरैशी की ओर एक नज़र डाली। कविता गुप्ता हवाई रास्ते से आई थीं और वह एक नारीवादी भी थीं। इसलिए जब से उन्होंने पद संभाला, उनके काम में जैद कुरैशी के नेतृत्व वाले गुट ने बाधा डाली। ये कहा जा सकता है कि जैद कुरैशी वास्तव में रेडियो और टेलीविजन का नियंत्रण कर रहे थे। रेडियो और टेलीविजन के भीतर लगातार लड़ाई के बीच अर्जुन दास ने बाहर से आग लगाई और रेडियो और टेलीविजन को अदालत में घसीटा। सिद्धांतों की कमी के कारण ही रेडियो और टेलीविजन को अदालत में घसीटा गया है। कितना शर्मनाक है। बोलने वाला रेडियो और टेलीविजन में ज्यादा शक्ति न रखने वाला एक नेता था और कविता गुप्ता के साथ खड़े कुछ लोगों में से एक था। लोकनाथ, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगीं। हम में सिद्धांतों की कमी क्यों है? क्या हमने ऊपर से निर्देशों का पालन नहीं किया? बोलने वाला योगेश दुबे, फिल्म स्क्रीनिंग कार्यालय का निदेशक, जैद कुरैशी का गुट था। ये भी इच्छा की नई फिल्म समीक्षा के पास न होने का मुख्य कारण था। पसंद हो या न हो, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। यह मत सोचो कि कोई नहीं जानता कि तुमने क्या किया। लोकनाथ शर्मा ने भी हार मान ली। लोकनाथ, अपने शब्दों पर ध्यान दो और सबूत की बात करो। मैं, योगेश दुबे, जो करता हूँ वह किसी को नहीं पता। निदेशक जैद, मेरे लिए इंसाफ करो, योगेश दुबे ने जवाब दिया। ये बहुत दिलचस्प है कि योगेश दुबे ने जैद कुरैशी को निदेशक जैद कहा। जैद कुरैशी उपनिदेशक हैं और कोई भी उन्हें निदेशक कहने से इनकार नहीं करेगा। लोकनाथ, तुम भी पुराने हो, तुम इस तरह से योगेश की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? योगेश का काम सभी के सामने है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जैद कुरैशी ने कहा। जैद कुरैशी के बोलने के बाद मौके पर मौजूद लगभग आधे लोगों ने समर्थन में हामी भरी। कविता गुप्ता द्वारा जैद कुरैशी के खिलाफ जवाबी हमले के लिए बुलाई गई एक गंभीर बैठक को जैद कुरैशी ने नियंत्रित कर लिया। बैठक के अंत में सभी लोग अलग अलग भावनाओं के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए, केवल कविता गुप्ता को अकेला छोड़कर। इस समय उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। अर्जुन गुप्ता का मोबाइल, जो दीवान एक खास में अर्जुन दास के साथ बातचीत कर रहा था, अचानक बजा। कॉलर आईडी देखने के बाद अर्जुन गुप्ता ने अर्जुन दास को चुप रहने का इशारा किया और फिर स्पीकर बटन दबाया। हाय आंटी, आपको मेरा नंबर याद कैसे आया? अर्जुन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। बदमाश, तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया और अभी भी यहाँ ठीक होने का नाटक कर रहे हो। कविता गुप्ता की आवाज़ फ़ोन से आई। अर्जुन गुप्ता और कविता गुप्ता वास्तव में चाचा भतीजी हैं। हाय, मैं आपको परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं जो मनोरंजन कंपनी चलाता हूँ, आप डेक्कन प्रसारण ब्यूरो की निदेशक हैं। अगर किसी ने इसका पता लगा लिया तो मुझे डर है कि यह आपको प्रभावित करेगा। अर्जुन गुप्ता ने कहा। तुम्हें अपनी आंटी के बारे में नहीं पता। ये तो बस इतना है कि तुमने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे तुम तक पहुंच जाएंगे। और यह और भी अप्रत्याशित है कि तुम डेक्कन प्रसारण ब्यूरो पर मुकदमा करने की हिम्मत करोगे। अब तुम में बहुत हिम्मत आ गई है। कविता गुप्ता ने कहा। आंटी, इसमें मेरा दोष नहीं है। मेरे पास वाकई कोई उपाय नहीं था। मेरी सारी फिल्में जो समीक्षा के लिए भेजी गई थी, उन्हें वापस कर दिया गया। ये स्पष्ट रूप से मेरी कंपनी को दबाने की कोशिश है। अर्जुन गुप्ता ने दयनीय बनने का नाटक किया। ठीक है, मुझे दयनीय बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन कर रही हूँ कि इस मुकदमे को मुझ पर जोरदार तरीके से चलाओ। जितना बड़ा हंगामा हो उतना बेहतर, कविता गुप्ता ने कहा। क्या? अर्जुन गुप्ता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंटी ऐसा कहेंगी। ठीक है, फ़ोन बंद करो। जैसा मैंने कहा, इस मुकदमे को जितना बड़ा हंगामा बनाओ उतना बेहतर। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, मेरे अपने इरादे हैं। समझ गया आंटी। अर्जुन गुप्ता ने फ़ोन बंद किया।
इस समय अर्जुन दास ने अर्जुन गुप्ता को उत्सुकता से देखा और गुस्से में कहा, ठीक है मोटा, तुमने बहुत छिपाया है। तुम्हारी आंटी डेक्कन प्रसारण ब्यूरो की प्रमुख हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे कहा था कि इसका रेडियो और टेलीविजन से संबंध है। अर्जुन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वाकई तुमसे इसे छिपाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मेरी आंटी की रेडियो और टेलीविजन में विशेष स्थिति है। कॉल बैक करो। हाँ, मुझे पूरी स्थिति बताओ। अर्जुन दास उत्साहित हो गया। अर्जुन गुप्ता ने अपनी आंटी और डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के जैद कुरैशी के बारे में संक्षेप में बताया। तो ये जहीर खान नाम का नेता हमारी इच्छा पर हमला करने वाला है? अर्जुन दास ने पूछा। ये पक्का नहीं है कि उसने सीधे ऐसा किया हो, लेकिन यह निश्चित है कि जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उन्हें उसका संरक्षण प्राप्त है। अर्जुन गुप्ता ने विश्लेषण किया। तो ये काफी है, बस वही करो जो तुम्हारी आंटी ने कहा। मनोरंजन उद्योग के अंदर और बाहर सभी को लगा कि इच्छा का डेक्कन प्रसारण ब्यूरो पर मुकदमा करना बस एक दिखावा है, प्रचार के लिए, और फिर मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इच्छा ने डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के खिलाफ मुकदमे के लिए गठित कानूनी टीम की सूची की घोषणा की। शुरुआत में किसी ने सूची के नामों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार कानूनी दुनिया और मनोरंजन दुनिया दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हैं। हालांकि इस सूची को देखने के बाद एक नेटिजन जो कानून का अध्ययन करता है ने कानूनी दुनिया और मनोरंजन दुनिया के बीच युद्ध शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेख में सूची के प्रत्येक नाम का विस्तार से अर्थ बताया गया। संक्षेप में समझने में आसान बात यह है कि इस सूची में शामिल 12 लोग कानूनी दुनिया में 12 सुपरस्टार्स के समान हैं। उनके मुकदमों की सफलता दर 99% तक है। इसने इच्छा के डेक्कन प्रसारण ब्यूरो पर मुकदमे के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया। यह मामला वर्तमान में देश का सबसे गर्म विषय बन गया। कविता गुप्ता ने जब ये खबर देखी तो वह और भी उत्साहित हो गईं। उन्हें ऐसी ही ध्यान की जरूरत थी। वह इस आग का उपयोग रेडियो और टेलीविजन के अंदर की सभी बीमारियों को साफ करने की उम्मीद करती थीं। इस समय जैद कुरैशी ने फिल्म समीक्षा कार्यालय के निदेशक योगेश दुबे को डांटा। योगेश दुबे ने सिर झुकाए रखा, बोलने की हिम्मत नहीं की। जैद कुरैशी का गुस्सा कम होने के बाद उन्होंने पूछा, ईमानदारी से बताओ, तुमसे ये किसने करवाया और तुम्हें कितना फायदा मिला? जैद कुरैशी के शब्द सुनकर योगेश दुबे ने हकलाते हुए कहा, किसी मंत्रालय के सचिव ललित शुक्ला ने मुझसे ये करवाया और मैंने कोई पैसे नहीं लिए। उस मंत्रालय का सचिव? जैद कुरैशी ने गहरी आवाज में कहा, ये जोरावर राठौर का सचिव है। तो उससे संपर्क करो और देखो कि उसे क्या कहना है। जैद कुरैशी ने एक पल के लिए ध्यान नहीं दिया। डेक्कन सिटी, जयान राठौर का निजी निवास। विवेक श्रीवास्तव ने जयान राठौर से कहा, युवा मालिक यांजिंग के सचिव ललित शुक्ला ने फोन किया और कहा कि रेडियो और टेलीविजन विभाग को गौरव विभाग ने निशाना बनाया है और वह कार को बचाने के लिए छोड़ने जा रहे हैं ताकि बूढ़े को नुकसान न हो। जयान राठौर ने होंठ सिकोड़े और कहा, बस इतना ही, रेडियो और टेलीविजन से पीछे हट जाओ। इसके बाद देखते हैं कि रेडियो और टेलीविजन इच्छा को कैसे ब्लॉक करता है। इच्छा के लिए उसने इतने बड़े पैमाने पर डेक्कन प्रसारण ब्यूरो को अदालत में घसीटने की हिम्मत की और इसका प्रचार भी इतना बड़ा था। ये वास्तव में जयान राठौर की उम्मीदों से परे था। हालांकि इस घटना के कारण रेडियो और टेलीविजन में व्यवस्था को वापस लेना पड़ा, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि इस घटना के बाद रेडियो और टेलीविजन निश्चित रूप से यश की इच्छा को ब्लैकलिस्ट कर देगा। एक धूप वाले दिन इच्छा समूह और डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के प्रतिनिधिमंडल, जो बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे थे, की अदालती सुनवाई अंततः हुई। लेकिन इस घटना के पीछे की प्रेरक शक्ति अर्जुन दास वर्तमान में एक जीर्ण शीर्ण एकल आंगन में था। नहीं, मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा, मैं उछलूंगा। घोड़े को उछालो और खाओ और फिर जनरल। अरे नहीं, मैं नहीं उछलता, मैं ऐसा करता हूँ तो मैं फिर भी जनरल हूँ। अब नहीं खेलता, ये चैतन्य मोरे ने कहा। बूढ़े, मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम्हारी शतरंज की कला बहुत खराब है। अर्जुन दास ने शिकायत की। मेरी शतरंज की कला खराब है, मैं तुम्हें रियायत दे रहा हूँ। अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं तो मुझे डर है कि तुम फिर कभी शतरंज नहीं खेलोगे। चैतन्य मोरे ने आंखें तरेरते हुए कहा, ठीक है, पारंपरिक गुणों के लिए मैं मान लेता हूँ। अर्जुन दास ने कहा, कौन सा पारंपरिक गुण? बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं से प्यार। तुम जो चाहो कर सकते हो, बदमाश। इस समय ललित जोशी ने आगे आकर एक प्लेट में धुले हुए टमाटर और खीरे लाए और उन्हें मेज पर रख दिया। अर्जुन दास ने टमाटर और खीरे को देखा और नहीं रोक सका। बूढ़े, तुम डेक्कन सिटी में सबसे बड़े लोगों में से एक हो और मैं कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम इस तरह के जीर्ण शीर्ण घर में रहते हो। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ कोई फल भी नहीं है, बस इन खीरों और टमाटरों से लोगों का स्वागत करते हो। अर्जुन दास के शब्दों ने बूढ़े की कुछ यादें ताज़ा कर दी। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वह अतीत को और अधिक याद करता है। ये घर, मैं इसमें आराम से रहता हूँ। ये टमाटर और खीरे, मुझे याद है जब मैं बच्चा था, मेरे परिवार ने नए साल के उत्सव में केवल कुछ तैयार किए थे।
मुझे याद है कि मुझे लगता था कि ये टमाटर और खीरे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन थे। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन दास ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक खीरा उठाया और स्वाद लेते हुए खा लिया। चैतन्य मोरे ने अर्जुन दास के कार्यों को देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। जब तक अर्जुन दास ने अपने हाथ का खीरा खत्म नहीं किया, तब तक चैतन्य मोरे ने कहा, तुम्हारी हाल की गतिविधियां कुछ बढ़ी रही हैं। बड़ी? क्या तुम डेक्कन प्रसारण ब्यूरो पर मुकदमा करने की बात कर रहे हो? अर्जुन दास ने सिर उठाकर पूछा। चैतन्य मोरे ने मुस्कुराते हुए कहा, बदमाश, तुम यह नहीं भूले कि तुमने लोगों को देश भर में जमीन खरीदने के लिए कहा था। हाय, तुमने ये कहा? हाँ, यह मेरा विचार था। क्या यह मुख्य रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि डेक्कन का प्रोजेक्ट अवरुद्ध हो गया था? मैं राठौर परिवार को गुस्सा दिलाना चाहता था। अर्जुन दास ने लापरवाही से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। चैतन्य मोरे ने मेज पर एक टमाटर उठाया और टमाटर का रस चूस लिया। ये सुनकर अर्जुन दास ने सामने बैठे बूढ़े को संदेह से देखा। वास्तव में युवराज सिंह ने पिछले कुछ दिनों में जो खबर दी थी वह ये थी कि उन्होंने केवल देश के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में कुछ जमीन जीती थी और प्रथम और सुपर प्रथम श्रेणी के शहरों में कोई जमीन नहीं जीती थी। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन दास ने पूछा। मुझे कैसे पता? मैंने आंखें बंद करके परिणाम का अनुमान लगाया, चैतन्य मोरे ने कहा। अर्जुन दास को चैतन्य मोरे की बात समझ नहीं आई। अर्जुन दास के हैरान चेहरे को देखकर चैतन्य मोरे ने धीरे धीरे कहा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम दुनिया के नियमों को नहीं समझते। जंगल, नियम? हाँ, जहाँ लोग हैं वहाँ जंगल है। इस शानदार भारत की तो बात ही छोड़ दो। तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं दशकों तक डेक्कन सिटी में पागल कुत्ता कैसे बना रहा? चैतन्य मोरे ने अर्जुन दास की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन दास के बोलने से पहले बूढ़ा आगे बोला, क्योंकि मेरे पीछे भी एक समर्थक है। ये समर्थक सरकार से नहीं है बल्कि जनता से है। जनता में 5 अजीब लोग हैं। उनके पास नामात्र का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनके पास जीवन और मृत्यु तय करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति है। जीवन और मृत्यु एक शब्द से तय। ये बहुत अतिशयोक्ति है। अर्जुन दास को विश्वास नहीं हुआ। चैतन्य मोरे ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है, मैं इसका जीवंत उदाहरण हूं। तुम? हाँ, मैं डेक्कन सिटी में 40 साल तक मेहनत करने आया। यह एक संकट में यात्रा थी, लेकिन मैं फिर भी डेक्कन सिटी में स्थापित नहीं हो सका जब तक एक दिन मैं उस अजीब व्यक्ति से नहीं मिला। उसने कहा कि अगर मैं डेक्कन सिटी में हमेशा रहूं तो मुझे डेक्कन सिटी में जड़ें जमाने देगा। मैंने उस समय युवा होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने लापरवाही से सहमति दे दी। तब से मैंने डेक्कन सिटी में हर जगह गीत गाए और मैंने अब जो प्रसिद्धि हासिल की है। मेरा नाम चैतन्य मोरे भी उस अजीब व्यक्ति ने मुझे दिया था। चैतन्य मोरे ने अपने दिल में छिपा एक रहस्य उजागर किया। स्वयं को बनाए रखना, स्वयं को बनाए रखना। बस ऐसे ही मैंने अपने जीवन में कभी डेक्कन सिटी नहीं छोड़ा। चैतन्य मोरे ने अपने लिए आह भरी। तो इसका मेरी जमीन खरीदने से क्या संबंध है? अर्जुन दास ने विषय बदला। अर्जुन दास की बात सुनकर चैतन्य मोरे ने अर्जुन दास को घूरा। मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया, क्या तुम समझे नहीं? तुम्हारी जमीन खरीद में बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारी जमीन की बात स्थानीय स्तर पर एक निषिद्ध विषय है, या तुमने उन 5 अजीब लोगों से मुलाकात नहीं की और केवल उनकी अनुमति से ही तुम बड़े पैमाने पर जमीन खरीद सकते हो। कमाल है, इसमें भी कुछ कहना पड़ता है। मुझे खुलेआम पैसे खर्च करके चीजें खरीदने के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, अर्जुन दास ने गुस्से में कहा। अर्जुन दास के गुस्से को देखकर चैतन्य मोरे ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन कुछ चीजें पैसे से हल नहीं हो सकती। इतना कुछ कहने के बाद मुझे नहीं पता कि तुम आज मुझसे मिलने क्यों आए, बूढ़े। अर्जुन दास को विश्वास नहीं था कि चैतन्य मोरे सिर्फ पारिवारिक बातचीत के लिए उससे मिलने आए थे। हाँ, जब तुमने ये सवाल पूछ लिया तो मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं, वह अजीब व्यक्ति तुमसे मिलना चाहता है। बूढ़े ने छिपाना बंद कर दिया। मुझसे मिलना? क्यों? वह मेरे जीवन या मृत्यु का फैसला करना चाहता है। अर्जुन दास भी हैरान था। चैतन्य मोरे ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यह नहीं पता। रुचि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। अर्जुन दास ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मजाक है, उसके शरीर में एक धोखाधड़ी प्रणाली है, जो चाहे उसे मिल सकता है। ये कितना शर्मनाक होगा। अर्जुन दास के इनकार को देखकर चैतन्य मोरे नाराज नहीं हुए, बल्कि उदासीनता से बोले, कहा जाता है कि तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हारा पेशा इच्छापूर्ति शिक्षक है ना? हाँ, ये सही है। क्या मेरी एक इच्छा पूरी हो सकती है? जब तक तुम किसी से मिलने की बात न करो, बाकी सब आसान है। ठीक है, मेरे लोगों को ले जाओ। चैतन्य मोरे के इन शब्दों पर ललित जोशी ने संदेह से उनकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? अर्जुन दास ने पूछा। मुझे तुम्हारे सभी कार्यों के बारे में पता है, चाहे वह भैरवनाथ के लोग हों या विनोद लाल के। तुमने उन्हें अंधेरे से उजाले में लाया है और तुमने उन्हें एक सम्मानजनक नौकरी दी है। मेरी इच्छा है कि मेरे लोगों को तुम्हारे तरीके से स्वीकार करो। चैतन्य मोरे ने कहा,
तुम सोच लो, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं केवल उन लोगों को स्वीकार करता हूं जो इच्छुक हों, जो दिल से स्थिर जीवन जीना चाहते हों। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनके मन में अन्य विचार हों। बेशक अर्जुन दास तैयार था, यह उसके लिए मुफ्त में इच्छा अंक देने जैसा था। तो ये तय रहा, कुछ दिनों में कोई तुमसे संपर्क करेगा। चैतन्य मोरे ने सिर हिलाया और कहा। अर्जुन दास चला गया। इस समय ललित जोशी ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ललित, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? मुझे तुम्हारे लिए योजना बनानी होगी। चैतन्य मोरे ने ललित जोशी को देखते हुए भावुक होकर कहा, मास्टर चैतन्य, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, तुम बकवास कर रहे हो। चैतन्य मोरे ने ललित जोशी को देखा और कहा, ये लड़का बुरा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? चैतन्य मोरे की बात सुनकर ललित जोशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जोर से सिर हिलाया। यह क्या है? अर्जुन दास ने सिया कपूर के कमरे में एक निमंत्रण पत्र पाया। सिया कपूर ने अर्जुन दास के हाथ में निमंत्रण पत्र को देखा, उसकी ओर आंखें तरेरी और कहा, तुमने ये भी ढूंढ लिया? क्या मेरे पास कोई स्वतंत्रता बची है? हाय, मैंने इसे गलती से पाया। अर्जुन दास ने अपने सिर के पीछे रगड़ा और कहा, ये हाप बाजार चैरिटी गाला का निमंत्रण पत्र है। सिया कपूर ने फिर भी कहा, चैरिटी पार्टी, यह क्या है? अर्जुन दास ने बहुत रुचि के साथ पूछा। वास्तव में यह एक चैरिटी नीलामी है और फिर दान है। बस हाल के वर्षों में ये कई हस्तियों के लिए दिखावा करने का अवसर बन गया है। सिया कपूर ने लापरवाही से कहा, फिर कुछ याद आया और बोली, ये चैरिटी पार्टी नायर कंसोर्टियम द्वारा आयोजित की जाती है। मैं और नायर कुछ साल पहले इस पार्टी में मिले थे। वह लड़का। अर्जुन दास ने अपनी ठुड्डी को हाथ से छुआ और कहा, ठीक है, मैं तुमसे और नहीं बोलूंगी। मुझे आज रात की चैरिटी नीलामी के लिए कुछ ढूंढना है। सिया कपूर ने कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू किया। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अर्जुन दास ने अचानक अपनी जांघ पर थपकी दी और कहा। अर्जुन दास के भाव को देखकर सिया कपूर मुस्कुराए। इतना सोचने के बाद तुमने ये निर्णय लिया, लेकिन केवल एक निमंत्रण पत्र है, तुम अंदर कैसे जाओगे? सिया कपूर ने कहा, यह आसान नहीं है, मैं नायर को फोन करूंगा, उस हारे हुए को। अर्जुन दास ने गर्व से अपना फोन निकाला। ये देखकर सिया कपूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर उपयुक्त नीलामी वस्तुओं की तलाश में चली गई। अर्जुन दास ने अपने आप में नायर को डायल किया। हाय अर्जुन दास, तुमने मुझे फोन करने का सोचा कैसे? नायर की आवाज फोन से आई। क्या बाजार चैरिटी गाला तुम्हारे परिवार द्वारा आयोजित है? अर्जुन दास ने सीधे पूछा। हाँ, क्या बात है? नायर थोड़ा हैरान था। क्या बात है, तुमने सिया को निमंत्रण भेजा लेकिन मुझे नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो? ये कहाँ जा रहा है? मैंने सिया को निमंत्रण इसलिए भेजा क्योंकि बाजार चैरिटी गाला को उन मशहूर हस्तियों की जरूरत है जो चैरिटी के प्रति उत्साही हों। सिया ने कई सालों तक लगातार इसमें भाग लिया है। क्यों, तुम भी आना चाहते हो? फोन के दूसरी तरफ नायर ने पहले कुछ समझाया और फिर मुद्दे को समझ लिया। मैं नहीं जा सकता, उसने असंतुष्ट होकर कहा। ठीक है, बिल्कुल, मुझे डर था कि तुम, एक बड़ा धनकुबेर, नहीं आओगे। तुमने लातूर जिले में यीशान पहाड़ियों को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया और मेरी सीनियर बहन को बताया। अगर तुम नहीं आते तो मैं मान नहीं सकता। नायर ने जल्दी से कहा। चलो, मैं अभी भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम असली चैरिटी कर रहे हो या नकली? हालांकि अर्जुन दास ने ये सवाल पूछा। आजकल असली चैरिटी करने वाले बहुत कम लोग हैं। सभी चैरिटी के नाम पर या तो प्रसिद्धि हासिल करते हैं या पैसा इकट्ठा करते हैं। अर्जुन दास के सवाल से नायर ज्यादा हैरान नहीं हुआ। आखिरकार आजकल चैरिटी में बहुत सारे घोटाले हैं। और उसने अर्जुन दास से फोन पर गंभीरता से कहा, मैं अपनी शख्सियत की गारंटी दे सकता हूं कि बाजार चैरिटी गाला द्वारा इकट्ठा किया गया हर पैसा चैरिटी के लिए उपयोग होगा। जब ऐसा है तो मैं तुम्हें समर्थन दूंगा और यह कोई अजनबी नहीं है। जल्दी से मेरे लिए एक निमंत्रण पत्र तैयार करो। अर्जुन दास ने कहा। कैसे कहें, अर्जुन दास को नायर के प्रति अभी भी अच्छा प्रभाव था। इसकी जरूरत नहीं, तुम बस सिया के साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगा। नायर ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करता, फोन रखो। अर्जुन दास ने फोन रखा और सिया कपूर से कहा, हो गया। हालांकि सिया कपूर ने उसका जवाब नहीं दिया। अर्जुन दास ने उत्सुकता से बेडरूम में प्रवेश किया, केवल ये देखने के लिए कि सिया कपूर ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। चैरिटी नीलामी के लिए कुछ ढूंढना इतना जरूरी है? अर्जुन दास ने कहा। बिल्कुल, चीजें न तो बहुत मूल्यवान होनी चाहिए और न ही बहुत सस्ती, वरना नीलामी में देरी हो जाएगी या कीमत बहुत कम हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। सिया कपूर ने कहा। यह आसान नहीं है, मैं तुम्हारी चीजों की नीलामी कर दूंगा और हो गया। अर्जुन दास ने गुस्से में कहा। सचमुच? बिल्कुल, तो मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या नीलाम करना है। यह आसान नहीं है, तुम अपने अंडरवियर की नीलामी कर दो। मर जाओ। कुछ दिन बाद शाम को
अर्जुन दास और सिया कपूर बाजार चैरिटी गाला के आयोजन स्थल पर पहुंचे, एक ऐसी जगह जो अर्जुन दास को अभी भी बहुत परिचित थी, क्योंकि यह केसर बाग था जहां उसने पिछली बार नायर के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। इस समय सिया कपूर एक फीते वाली और छोटी फीते वाली शाम की पोशाक पहने हुए थी, जो रहस्यमय और शाही लग रही थी। लेकिन अर्जुन दास ने सिया कपूर के अनुरोध पर एक सफ़ेद सूट पहना था। दोनों काले और सफ़ेद में मेल खाते थे, जो बेहद हाई प्रोफाइल था। हालांकि अर्जुन दास को सूट की बाध्यता में बंधना पसंद नहीं था, इसलिए सिया कपूर की नज़र बचाकर उसने अपनी टाई उतार दी और अपनी शर्ट का सबसे ऊपरी बटन खोल दिया। पूरा व्यक्ति और अधिक लापरवाह दिखने लगा। सिया कपूर ने यह देखने के बाद इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। उसकी नज़रों में अर्जुन दास इस समय वही अर्जुन दास था जिसे वह जानती थी। सिया, ये कौन है? परिचय नहीं कराओगी? इस समय एक युवा व्यक्ति आया और अर्जुन दास की ओर एक नज़र डालते हुए अटपटे ढंग से बोला, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? अर्जुन दास कोई सज्जन नहीं था, उसने जवाब देने में देर नहीं की। तरुण, मैं यहाँ हूँ। इस युवा मास्टर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक मधुर आवाज आई। युवा मास्टर ने अपने गुस्से को दबाया, मुस्कुराया और पास आने वाली महिला से बोला, वैष्णवी, तुम आ गई। आहा, सिया कपूर, ये वाकई तुम हो। वैष्णवी तिवारी नाम की युवा महिला सिया को देखकर बहुत खुश हुई। तुम हो? सिया कपूर को स्पष्ट रूप से यह युवा महिला नहीं पता थी। मैं स्प्रिंग ग्रुप की वैष्णवी तिवारी हूँ। कृपया भविष्य में मेरा ध्यान रखें, सिया दीदी। वैष्णवी तिवारी बहुत विनम्र लग रही थी। चलो वैष्णवी, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। तरुण ओबरॉय ने असंतुष्ट होकर बीच में टोका। सिया दीदी, मैं पहले अंदर जाती हूँ। वैष्णवी तिवारी बहुत उत्साहित लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ तरुण ओबरॉय का चेहरा उदास था। जब तक दोनों दूर नहीं चले गए, तरुण ओबरॉय ने कहा, वैष्णवी, मुझे अभी भी तुम्हें सलाह देनी है कि भविष्य में सिया कपूर से दूरी रखो। वह इच्छा कंपनी की सदस्य है। तुम्हें पता है, उसे उस व्यक्ति ने जंगल में प्रतिबंधित कर दिया है। मुझे डर है कि यह तुम्हें प्रभावित करेगा। आहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मासूम वैष्णवी तिवारी ने आश्चर्य से मुंह खोल लिया। वह आदमी कौन है? अर्जुन दास ने लापरवाही से कहा। उसका नाम तरुण ओबरॉय है। वह मनोरंजन उद्योग में एक बड़े व्यक्ति का बेटा है। उसने शौक के लिए कुछ फिल्में बनाई और फिर अपने पिता की साख का फायदा उठाकर उद्योग में बहुत सक्रिय हो गया। सिया कपूर ने समझाया, मुझे लगता है कि तुम्हारे सर्कल में बहुत सारे बड़े लोग हैं। अर्जुन दास ने शिकायत की। कोई रास्ता नहीं, यह मनोरंजन उद्योग एक ऐसी जगह है जहां वरिष्ठता की बात होती है। सिया कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय यशिका सेन ने अर्जुन दास और सिया कपूर से कहा, मुझे खेद है, रास्ते में ट्रैफिक जाम के कारण देर हो गई। यशिका सेन आज एक सफ़ेद खोखली पोशाक में बहुत सेक्सी और प्यारी लग रही थी। इसके अलावा तीनों ने यहां मिलने और एक साथ आयोजन स्थल में प्रवेश करने की सहमति दी थी। आज का कहानी का सफ़र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें।